Hello student, welcome back to Nishan's classes online tutorial. Hello student, this is Naveen Barodia, biology faculty of Nishan classes, कोटा राजस्थान. लास्ट लेक्चर में हमने त्वचा की दो ग्रंथियों की स्टडी कर ली थी, श्वेत ग्रंथि और सीबेसियस ग्रंथि. आज हम नेक्स्ट ग्रंथि लेंगे. नेक्स्ट ग्रंथि है स्तन ग्रंथियां या मेमरी ग्लैंड, इनको इंग्लिश में बोला जाता है. यह संयुक्त नलिकाकार या संयुक्त कुपिकाकार ग्रंथि होती है. ये देखिए डायग्राम में यहाँ पर दिख रहा है संयुक्त नलिकाकार, यानी कि ये बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं लेकिन नलिकाकार संरचना में ही खुलती है, एक ही नलिका में जाकर ये खुलती हैं. दूसरी है कुपिकाकार, यानी नीचे बॉटम जो है वो कुपिका लाइक होता है. ये देखें यहाँ पर कुपिका की तरफ फूली हुई है ग्रंथियां, लेकिन ये सारी ग्रंथियां आकर एक ही नलिका में खुलती हैं. तो ये संयुक्त नलिकाकार हो सकती है या कुपिकाकार हो सकती है, नलिकाकार या कुपिकाकार. मेमरी ग्लैंड जो है ये प्रकृति में एपोक्राइन प्रकार की होती है. एपोक्राइन का मतलब बताया था मैंने कि इस ग्रंथि का जब स्त्रावन होता है इस ग्रंथि से, तो इस ग्रंथि का कुछ ऊपरी भाग भी उस स्त्रावन के साथ ही टूटकर निष्कासित या स्त्रावित कर दिया जाता है. तो ये एपोक्राइन नेचर की होती है. तीसरा पॉइंट इसका है कि यह सीबेसियस ग्रंथि को ही रूपांतरण से बनती है, यानी कि यह ग्रंथि सीबेसियस ग्रंथि का ही रूपांतरण होती है. ये देखिए ये है मेमरी ग्लैंड, यानी कि स्तन ग्रंथि. जो मादा है, मादा के वक्ष भाग में ये ग्रंथि स्थित होती है, जो कि सहनलिका द्वारा निपल में जाकर खुलती है. ये याद रखिएगा कि ये ग्रंथि जो है वो बहुत सारे लोब या पालियों से मिलकर बनी हुई है. यहाँ पर दिख रहा है ये बहुत सारी पालियां होती हैं, 1 2 3 ये पालियां हैं, इनमें भी फिर कोष्ठक होते हैं. तो बहुत सारी पालियों से मिलकर बनी होती है, जो यहाँ पर देखिए इन नलिकाओं द्वारा, सहनलिकाओं द्वारा आकर ये निपल में ओपन होती हैं. मादा में जो है वो 2 लिंग हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. जब मादा में यौनावस्था आती है, जिसको प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में, वह उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण होता है. इस हार्मोन की वजह से ही मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है. ये याद रखिएगा, यौनावस्था में जब तक एस्ट्रोजन का स्त्रावण नहीं होगा या नहीं बनेगा, तब तक मेमरी ग्लैंड स्तनों में स्तन ग्रंथियां या मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं होगा. तो यौनावस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन के बनने पर ही स्तन ग्रंथियों का डेवलपमेंट होता है, यानी ये परिवर्धित होती है. एस्ट्रोजन का काम होता है कि यह मादा प्रजनन तंत्र तथा द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन और नियमन का कार्य करता है. द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण यानी कि आवाज का पतला होना, स्तनों का परिवर्धित होना, स्तनों में स्तन ग्रंथियों का बनना, ये सब कुछ द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों में आते हैं. तो इसके यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन के बनने के बाद ही स्तनों में स्तन ग्रंथियों का निर्माण होता है. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन ही क्या होते हैं, ये लैंगिक हार्मोन होते हैं मादा के, जो कि मेमरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियों की वृद्धि में सहायक होते हैं. और ये हार्मोन है वो इस ग्रंथियों का नियमन भी करते हैं, यानी कि इसको कंट्रोल भी करते हैं. गर्भधारण के समय इन ग्रंथियों में दूध का निर्माण नहीं होता है, यानी कि इस समय प्रोजेस्टेरोन और एक प्रोलैक्टिन पदार्थ होता है, जो कि मिलकर एक प्री मिल्क पदार्थ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम, उसका निर्माण करते हैं, ना कि मिल्क या दूध का निर्माण होता है. ये याद रखिएगा कौन कौन है. मतलब जो हमारी मेमरी ग्लैंड है, इसको दूध निर्माण करने से रोकने का काम कौन करते हैं, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन पदार्थ. ये उस टाइम को प्री मिल्क एक पदार्थ बनता है दूध जैसा ही, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं. ये याद रखिएगा. बच्चे के जन्म के बाद प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसका लेवल कम हो जाता है और प्रोलैक्टिन पदार्थ का लेवल बढ़ जाता है या हाई हो जाता है, जिसकी वजह से मेमरी ग्लैंड में दूध का बनना स्टार्ट हो जाता है. यानी प्रोलैक्टिन पदार्थ की अधिक मात्रा पर ही दूध का निर्माण मेमरी ग्लैंडों में होता है. लेकिन याद रखना, केवल अभी दूध का निर्माण हुआ है, निष्कासन नहीं हुआ है, यानी इनका सिक्रेशन अभी नहीं होगा. एक अन्य हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में बनता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि यह ब्रेन से सूचनाओं को लेकर दूसरी जगह जाता है. तो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है. तो ऑक्सीटोसिन जो है वो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में ही
बनता है और वहीं से ही स्रावित होता है। सॉरी, ये याद रखिएगा, जो ऑक्सीटोसिन है वो ब्रेन के हाइपोथैलेमस में बनता है, लेकिन निष्कासन या सिक्रेशन किनके द्वारा होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस से यह पीयूष ग्रंथि में भेज दिया जाता है और पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही इसका निष्कासन या सिक्रेशन होता है। प्रसव के समय गर्भ की पेशियों में संकुचन करके यह प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है ऑक्सीटोसिन, और वापस बच्चे के उत्पन्न होने के बाद उस गर्भ को पुनः स्थिति में लाने में भी सहायक होता है। तो इस हार्मोन के द्वारा ही ब्रेन से इस हार्मोन को एक सूचना दी जाती है, जो कि मेमोरी ग्लैंड तक पहुंचाई जाती है ऑक्सीटोसिन के द्वारा, और मेमोरी ग्लैंड से फिर दूध का निष्कासन या सिक्रेशन होता है, जो कि बच्चे को दूध पान करने में सहायक होती है। तो ऑक्सीटोसिन के द्वारा ही यह इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है मेमोरी ग्लैंड तक, और मेमोरी ग्लैंड से दूध का निष्कासन होता है। तो दूध का बनना तो हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से, लेकिन इसका सिक्रेशन ऑक्सीटोसिन हार्मोन की द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यानी चौथी ग्रंथि आती है, सीरोमिनस ग्लैंड बोलते हैं इसको, जो कि बाह्य कर्ण नाल की त्वचा में स्थित होती है। यह नलिकाकार होती है और नेचर में एपोक्राइन प्रकार की होती है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा इसके स्रावण के साथ ही निष्कासित कर दिया जाता है। इसके द्वारा सीरुमन पदार्थ हो, जो कि मोम सदृश संरचना होती है, उसका स्रावण किया जाता है, जिसे कि हम कान के मेल के रूप में जानते हैं। यह देखिए, यह कान की आंतरिक संरचना है। ये बाह्य कर्ण होता है, यानी कि कर्ण पिंडा, जिसको एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। ये यहाँ से बाह्य कर्ण नाल होती है, जो कि यहाँ पर पर्दे तक आती है, जिसको कि कर्ण पट्टा बोला जाता है हिंदी में, ईयर ड्रम। ये पर्दा होता है कान का। तो यहाँ से यहाँ तक जो बाह्य कर्ण नाल है, ये नाल, इसकी इन दीवारों में यहाँ पर सीरोमिनस ग्रंथि उपस्थित होती है, और इसके द्वारा सीरुमन वैक्स, जो इसको मेल के रूप में बोलते हैं, यहाँ पर स्रावित किया जाता है, जिसको मेल के रूप में यहाँ से हम निकाल देते हैं। यह मोम शब्द जो संरचना है, सीरुमन पदार्थ जो होता है, वैक्स बोलते हैं इसको, ये हमारे कान के पर्दे की रक्षा करने में या रक्षा करता है या हेल्प करता है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि सीरोमिनस ग्लैंड जो है वो भी सीबेसिस ग्रंथि की ही रूपांतरण होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट ग्रंथि आती है मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां, जो कि वक्षण भाग में स्थित होती है। वक्षण भाग कहाँ स्थित होता है? जो गुदा और मूत्र जनन छिद्र होता है, इन दोनों के मध्य के स्थान को या क्षेत्र को वक्षण या मूलाधार क्षेत्र कहते हैं। इसी क्षेत्र में यह ग्रंथि स्थित होती है। यह सरल नलिकाकार ग्रंथि होती है, यानी कि नलिका के रूप में बाहर की ओर खुलती है, और एपोक्राइन प्रकार की होती है नेचर या प्रकृति में, यानी कि इसका कुछ हिस्सा, ऊपरी हिस्सा इसके स्रावण के साथ ही स्रावित कर दिया जाता है। यह एक सीबेसिस ग्रंथि का ही रूपांतरण है। इस ग्रंथि के द्वारा एक पदार्थ गंध स्रावित करता है, बहुत ही तीखी गंध होती है, इसलिए इसे हम सेंट ग्रंथि भी कहते हैं। सेंट अर्थात गंध ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां जो है नर और मादा दोनों में ही पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रंथि आती है मीबोमियन ग्लैंड या ग्रंथि कहते हैं। यह हमारी जो आंखों की बरौनियां है, इसके नीचे पाई जाती है आंतरिक किनारे पर। ये याद रखिएगा, हमारी जो बरौनियां हैं या है उनके आंतरिक किनारों पर पाई जाती है। पलक के आंतरिक स्तर पर पिंक कलर का जो दिखता है वहां पर पाई जाती है। ये नलिकाकार होती हैं और होलोक्राइन प्रकार की इनका नेचर या प्रकृति होती है। होलोक्राइन यानी कि संपूर्ण ग्रंथि की कोशिकाएं इसके स्रावण के साथ ही नष्ट होकर स्रावित कर दी जाती हैं। यह ग्रंथि भी क्या है? सीबेसियस ग्रंथि का ही रूपांतरण है, यानी कि तेलीय संरचना ये स्रावित करती है। इनके द्वारा जो पदार्थ स्रावित किया जाता है, जो कि तेलीय नेचर का होता है, यानी ऑयली होता है, तो यह क्योंकि आंतरिक स्तर पर पाई जा रही है हमारी पलकों की या बरौनियों की, तो यह सीधे कॉर्निया पर टच होती है। हम पलक जब झपकते हैं तो कॉर्निया पर टच होती है, तो इसके द्वारा स्रावित जो ऑयली पदार्थ है वो हमारे कॉर्निया पर एक परत नुमा छा जाता है और हमारे कॉर्निया की रक्षा करता है। लास्ट ग्रंथि आती है जेस ग्लैंड, जो कि पलकों की बरौनियों अर्थात जो पलकों के बाल होते हैं इनके यहाँ नीचे की ओर पाई जाती हैं। ये नलिकाकार होती हैं और एपोक्राइन इन नेचर होती हैं। एपोक्राइन बताया था, कुछ हिस्सा श्रवण के साथ ही चला जाता है ऊपरी भाग का।
इनके द्वारा एक पदार्थ स्रावित किया जाता है चिकने, जो कि सीबम है। ये क्या करता है कि इसके बरौने के जो बाल होते हैं इनको चिकना बनाए रखने में सहायक होते हैं और बरौने के किनारे को भी चिकना बनाए रखते हैं। यह जो है सीबोसिस ग्रंथियों का ही रूपांतरण इनको कहा जाता है। तो यह बरौनों को चिकना बनाए रखने में हेल्प करती है, इसका मेन कार्य होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग त्वचा के कार्य पढ़ेंगे। सी यू देन इन नेक्स्ट लेक्चर।